हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, ये हमारा जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसका पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हमको समझना है सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। दोस्तों, पूरे विश्व में ज़्यादा मशहूर जो हैं, जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, सबसे पुरानी सभ्यताएं हमारे विश्व में चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की एक ऐसी ये एक सिंगल ये सभ्यता है जो हमारे भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में जिसका फैलाव था। अब हम इसको पढ़ेंगे। ये मैंने चार्ट बनाया है। इस चार्ट की हेल्प से हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ कहाँ फैलाव था। हमारे भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शे में मैंने इस चार्ट के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से किन किन जगहों पे ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। चार्ट की मदद से हमको बहुत ही आसान हो जाता है इन फ्यूचर में इसको याद रखने के लिए। इस वजह से मैंने ये चार्ट बनाया है। अब हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, ये हमको ध्यान में रखना। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भारत की। दूसरा, इसकी जो लिपि है, इसकी लिपि जैसे हमने कल पढ़ा था, लिपि मतलब जो इसके साक्ष्य मिले हैं जिनको पढ़ा नहीं जा सका। अभी तक लिखित साक्ष्य मिले थे, तो उन लिखित साक्ष्यों को इस घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के तहत उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो इनकी लिपि अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। अब इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। आखिरकार इसको खोजा कैसा गया, किस तरीके से इसकी खोज हुई। तो खोज में अगर हम देखते हैं, दो अंग्रेज थे, बर्टन बंधु, जिनको बर्टन बंधु बोलते हैं, दोनों भाई थे। उनमें से एक थे जेम्स बर्टन और एक थे विलियम बर्टन। इन्होंने 1856 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ये इसकी एक्चुअली खोज हुई कैसे, आपने सुना होगा 1853 के आसपास भारत में सबसे पहले कराची में जो रेलवे की शुरुआत की गई थी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। तो उसी दौरान रेलवे का प्रोग्रेस, रेलवे का विस्तार आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा था डलहौजी के समय पे। और उन्होंने ही उन्हीं के अंडर में उन्होंने उस समय के जो दो इंजीनियर थे उन्होंने चूज किए, जो कि ये बर्टन बंधु थे। तो उनको काम सौंपा गया कराची से लाहौर तक लाइन बिछाने का। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसी दौरान क्या होता है, जब लाइन बिछ रही थी तो आपको पता है ये लाइन के नीचे पत्थर, ईंटें, सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो उस समय एक टीला था जहाँ से वो ईंटें उठा कर उस लाइन में लगा रहे थे। तो टीले को लगाते लगाते जब ईंटें खत्म हो गई तो उन्होंने देखा नीचे और गहराई में उनको कुछ ईंटें मिली। और उन्होंने देखा गहराई में ईंटें खोदते खोदते उन्होंने काफ़ी सारी वहाँ से ईंटें उठाकर अपने प्रयोग में लाए और उस रेलवे का निर्माण किया गया था। पर उस समय तक उनको काफ़ी अच्छे से ये पता नहीं चल पाया था कि यहाँ पर नीचे कोई सभ्यता है या कोई पहले ऐसा कोई यहाँ पर नगर रह चुका है। यहाँ पर अभी उतना स्पष्ट हुआ नहीं था। बाद में होता क्या है, चलते चलते कहानी पहुँच जाती है 1921 के आसपास। जब 1921 का दौर आ जाता है, भारत में तब भी ब्रिटिश शासन था, आपको पता ही है। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजी विभाग, उसके हेड थे जॉन मार्शल उस समय उनके हेड थे हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के। और उनके नेतृत्व में एक मिशन चलाया गया, उनके नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाया गया कि यहाँ कहीं ना कोई सभ्यता है। ये ऑपरेशन इस वजह से चला गया क्योंकि इससे पहले जब ये बर्टन बंधुओं ने इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया था, और उसके बाद जो आपने सुना होगा हमारे भारत के पुरातत्व विभाग के जो जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके बारे में मैंने कल बताया था। अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे वो हमारे भारत के पुरातत्व विभाग के जनक थे। तो उन्होंने भी इसके बारे में कुछ रिसर्च किए थे। वहीं फिर आगे आते आते जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में इसकी खोज की पूरी ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उन्हीं के नेतृत्व में दो इंजीनियर जो भारतीय इंजीनियर थे, एक थे दयाराम साहनी और एक थे राखल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी द्वारा पहला जो स्थल 1921 मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट यहाँ लिख देता हूँ।
1922। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में। तो और बाद में, और हड़प्पा ऐसा स्थल था जो भारत में सबसे पहले खोजा गया। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखते हैं तो सबसे पहला जो स्थल था खोजा गया था वो था हड़प्पा। इसी वजह से कभी कभी हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को कहीं पर हड़प्पा की सभ्यता भी पढ़ा जाता है, कहीं पर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा जाता है। अब इसको हड़प्पा की सभ्यता हम क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली उस समय ऐसा प्रचलन था, या इसको नामकरण करने का ऐसा प्रचलन था, ऐसी उन्होंने पद्धति अपनाई हुई थी कि जो भी क्षेत्र जिस सभ्यता से सबसे पहले मिलेगा, जो भी इलाका सबसे पहले मिलेगा, उसी क्षेत्र के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता था। तो उस सबसे पहले मिला हड़प्पा, जो कि दयाराम साहनी ने 1921 में ढूंढा था। अब उसके बाद राखल दास बनर्जी ने वहाँ एक शहर की खोज की जो था मोहनजोदड़ो 1922 में। अब क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो पूरी ओवरऑल आप ये सभ्यता देख रहे होंगे यहाँ पे जो बनी, ये सभ्यता जो है ये त्रिभुजा आकार में है। अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता का उसका जो फैलाव था किस आकार में था, तो आपको वहां क्वेश्चन लगाना है उसका आकार त्रिभुजा आकार था। त्रिभुज के बाद ये आप देख रहे होंगे यहाँ से देखे यहाँ त्रिभुज की तरह, और ये सारा का सारा जो त्रिभुज है ये कहीं ना कहीं इसके आसपास सिंधु नदी, जो हमारी सिंधु नदी है वो बहती थी। जम्मू कश्मीर से लेकर ये पाकिस्तान होते हुए आगे अरब सागर में गिर जाती है, आपको पता होगा सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु के ऊपर ये सभ्यता बसी हुई थी, इसी वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब हम आते हैं इस चार्ट के ऊपर। दोस्तों इस चार्ट को मैंने अलग अलग जगह के हिसाब से इसको चित्र वाइज पूरा सजा दिया है। अब हम इसमें देखेंगे जो इसका सबसे उत्तरी बिंदु था। इस सभ्यता में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन था? उत्तरी क्षेत्र था मांदा। मांदा कहाँ पर है? मांदा है जम्मू कश्मीर में, जैसा कि आप लोकेशन में देख रहे होंगे। लोकेशन से देखकर हमको याद रखना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ भारत के नक्शे का प्रयोग किया है। हम चित्र में देखेंगे और कहीं ना कहीं जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा हाँ मांदा जम्मू कश्मीर में था, तो इसलिए आपके लिए आसान हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्र मांदा जम्मू कश्मीर। और अगर सबसे दक्षिणी क्षेत्र पूछते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था? वो था दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के ऊपर है। मांदा सबसे उत्तरी में। अब अगर हम सबसे पश्चिमी में देखते हैं, हम सबसे अगर पश्चिम भाग में देखते हैं तो वो थी, स्थल का नाम था सुतका गैडोर। सुतका गैडोर जो कि दास्क नदी के किनारे था। सुतका गैडोर जो कि दास्क नदी के किनारे था। बलूचिस्तान पाकिस्तान। बलूचिस्तान एक राज्य है पाकिस्तान का, जहां पर ये सुतका गैडोर दास्क नदी के ऊपर बसा हुआ है। सबसे पश्चिम वाला हिस्सा ये था, उत्तर वाला वो, दक्षिण वाला ये। अब सबसे जो पूर्वी हिस्सा था, सबसे पूर्वी हिस्सा दोस्तों कौन सा था? आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी हिस्सा था आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी लोकेशन लगभग आलमगीरपुर, आपको मेरठ का आपने नाम सुना होगा, यूपी का काफी मशहूर शहर है। मेरठ के आसपास कहीं इसकी लोकेशन है आलमगीरपुर की। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं, पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र आप देख रहे होंगे, पूरा भारत में ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ओवरऑल कभी कभी ये पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरऑल विस्तार कहाँ तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरऑल विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी कोई सभ्यता थी तो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। अब आगे क्वेश्चंस आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे बड़ा कोई स्थल है पूरे भारत, अब अभी तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है, तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का अगर स्थल सबसे बड़ा पूछते हैं तो हमको लगाना है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। और अगर कहीं क्वेश्चन पूछते हैं भारत में अगर सबसे बड़ा कोई सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं, भारत में अगर सबसे बड़ा अगर कोई स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाते हैं। यहां पर लगभग
1400-1500 स्थल टोटल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सप्ताह में। अलग अलग अगर जगह को हम काउंट कर लें, इतनी इस जगह को अगर हम काउंट करें तो इस जगह में 13 से लेकर 1500 के आसपास क्षेत्र अलग अलग जगहें खोजी गई हैं। जो हम आगे वाले समय में जो जो उसमें इम्पोर्टेंट हम वो पढ़ेंगे। वो किस नदियों के किनारे वो शहर बसे हुए हैं, उनको खोज किसने किया, या फिर उस समय किस किस चीज़ों की हमको प्राप्ति हुई, सभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उनको पूरा चार्ट वाइज उनको हम याद करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। अब इसमें जितने भी ये स्थल हैं, इन स्थलों में भारत में लगभग 900 स्थल भारत में ही है। और अगर क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सप्ताह के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा स्थल हैं भारत में, जो कि 900 के आसपास है। फिर पाकिस्तान में 500 के आसपास है। अब अफगानिस्तान में, एक्चुअली सिंधु घाटी सप्ताह जो है 3 देशों में लगभग इस समय, तो इसकी जो लोकेशन अगर देखें तो 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 क्षेत्र हैं। ये बिल्कुल सटीक डाटा है, तो आपको इसको पक्का अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो सबसे कम क्षेत्र हैं और 2 ही क्षेत्र हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 500 है या 900 है, इनमें तो कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको चार्ट वाइज बताऊंगा, पर ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके मैं आपको नाम याद करवा देता हूँ। अफगानिस्तान में है सिर्फ 2 आपको याद रखने हैं। एक का नाम है शोतु गोई और एक का नाम है दूसरे का नाम है मुंडी काक। दोस्तों थोड़े नाम थोड़े अजीब से हैं, पर कई बार ऐसा होता है जो अजीब नाम होते हैं उनको याद रखना कई बार आसान भी हो जाता है। इसमें आप एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं। अफगानिस्तान में शोतु गोई, मैंने अपनी मन में सोचा था शोतु गोई, आप ये समझ लो कि हम शोतु गोई मतलब कोई बंदा सो गया, और मुंडी काक आप मान के चलो कि उसकी मुंडी काट दी। तो आपने जैसे देखा ही होगा आजकल अफगानिस्तान में सब तालिबान और मुंडियाँ काट रहे हैं और आज लोग तो शोतु गोई मतलब बंदा सो गया और उसकी मुंडी काट दी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कोई ना कोई आप अपने हिसाब से कोई ना कोई ट्रिक बिठा सकते हैं इसमें। तो मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपको बता दिया। शोतु गोई, मुंडी काक 2 क्षेत्र थे अफगानिस्तान में। अब दोस्तों इसके हम काल के बारे में कि ये सिंधु घाटी जो सप्ताह थी ये जिस समय थी, तो उस समय लगभग किस वर्ष में या कितने समय पहले थी। तो काफ़ी शोधकर्ताओं ने अलग अलग अपना आइडिया दिया है, और जो एक सटीक आइडिया पे लोग पहुंचे हैं, कई अंग्रेज थे, जॉन मार्शल थे, डीपी अग्रवाल थे, कई ये आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं कि लगभग सिंधु घाटी सप्ताह कब थी, वो समय वो काल कौन सा था। तो सबसे ज़्यादा जिसको समर्थन मिला है, और सबसे ज़्यादा समर्थन, और अगर हम क्वेश्चंस में आता भी है तो हमको सबसे फर्स्ट नंबर पर इसी काल को मारना है, ये ही टिक मारना, और ये सबसे ज़्यादा सटीक टिक है। डीपी अग्रवाल के द्वारा आपने देखा होगा ये C14 C14 ये कार्बन क्रेडिट पद्धति होती है। C का मतलब यहाँ पे कार्बन से है। इस पद्धति का उपयोग करके हम जैसे जितने भी ये पुराने स्थल होते हैं, पुरानी मिट्टी होती हैं, पुराने पत्थर होते हैं, इनके बारे में पता लगाया जाता है। C14 एक ऐसी टेक्निक है, किसी भी पत्थर को हम चेक कर सकते हैं C14 की मदद से, पत्थर कितने साल पुराना है, कितने वर्ष पुराना है। तो इसी टेक्निक के आधार पर इन्होंने लगभग इसकी जो खोज की, तो इसके काल का समय मिलता है 2500 BC से लेकर 1700 BC तक। तो क्वेश्चन में अगर ये हमको दिखता है तो सबसे पहले हमको इसी को टिक लगाना है। अब पिछली वीडियो में भी दोस्तों मैं बताना चाह रहा था बीसी का आखिर मतलब क्या है। बीसी का यहाँ कई लोगों को तो पता ही होगा, पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बीसी का शायद पता ना हो, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। बीसी का यहाँ दोस्तों फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। तो बिफोर क्राइस्ट जो कि ईसा मसीह हुए थे, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो सारी बीसी में बिफोर क्राइस्ट, जो कि मैंने यहाँ लिखा है बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब क्या होता है? ईसवी जिसको हम पढ़ते हैं, जो अभी कौन सी ईस्वी चल रही है, 2021 ईस्वी अभी चल रही है। तो ये एडी में आते हैं। जो 1 ईस्वी से बाद की सारी चीज़ें हैं वो एडी हो गई, जो 1 ईस्वी से पहले की जो सारी चीज़ें हैं वो बीसी हो गई, मतलब बिफोर क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले। अब उनके जन्म के बाद एडी, बीसी बिफोर क्राइस्ट,
एडी, एडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, एडी की हकीकत फुल फॉर्म क्या होती है? एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी। इसका मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, कि हमारे भगवान के या हमारे जो भी उनके ईसाइयों के भगवान जो थे ईसा मसीह, उनका समय जितना भी आगे है वो उनका समय है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसको सीक्वेंस वाइज सारा पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे स्थल, जो भी मुख्य स्थल हैं, किस वर्ष में उनकी खोज हुई, किसने उनकी खोज की, वो सारे के सारे कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसा था, और किस किस समय में वो खोजे गए, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।